विदेशी मान को बताया, मान और समय, मान और सही बैठ गए। ये महासचिव पसंद के बैठे हैं, यूं नहीं बैठ जाए सीधे। वही तो कह रही हूँ। अरे हमारा नेट कभी तोड़ गया है कोई बात नहीं, पसंद की नहीं पता है। प्रधानमंत्री तो सही प्रधानमंत्री की शक्ल में मिले। माननीय सदस्यगण, सभा की शीतकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आज का यह सत्र फलदायी होगा। आज हम राष्ट्र से संबंधित अनेक पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे तथा अनेक समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच हमारे पड़ोसी देश नेपाल की संसद के अध्यक्ष श्री मान बहादुर जी व सांसद समीर थापा जी पधारे हैं। मैं समूचे सदन की तरफ से उनका अभिनंदन करती हूँ और आशा है कि उनकी गरिमामय उपस्थिति भारत नेपाल के संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगी। माननीय सभासदों, भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरा ओलंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते और इस उपलब्धि से उसने टोक्यो 2020 के 19 पदकों को पीछे छोड़ दिया। भारत ने T20 2024 में क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतकर क्रिकेट में भारत की थाक जमाई है। मैं इन समस्त उपलब्धियों के लिए समूचे सदन की तरफ से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ या प्रतिज्ञान हेतु आमंत्रित किया जाए। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित युवा सांसद कुमारी पिंकी को युवा संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदया जी, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान लेंगी? मैं शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। महोदया जी, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं पिंकी, जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हो, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी तथा देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। I am Chetna, having been elected a member of the Youth Parliament, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. एकत्रित हुए हैं। कुछ दिनों पहले पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री
वी श्रीनिवास प्रसाद का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके साथ भारत के सच्चे रतन उद्योगपति रतन टाटा जी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मैं इन दोनों के निधन पर सदन की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, वी श्रीनिवास प्रसाद जी लगातार 6 बार से संसद व केंद्रीय मंत्री रहे। वे सामाजिक न्याय के प्रेरणा थे, जिन्होंने अपना जीवन गरीबों, दलितों और हाशियों के ऊपर पड़े लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। रतन टाटा जी के बारे में मैं तो क्या ही कहूँ। उनके जाने से हर घर को ऐसा लगा कोई अपना चला गया। उन्होंने अपनी ईमानदारी और इनोवेशन से भारत को ग्लोबल बनाया। मैं उनके परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। प्रतिपक्ष के नेता अध्यक्ष महोदय जी, वी श्रीनिवास प्रसाद जी व रतन टाटा जी का निधन हमारे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जिनके देश के लिए किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह वी श्रीनिवास प्रसाद जी सामुदायिक सेवाओं के विभिन्न कार्यों के लिए लोकप्रिय रहे, उसी तरह रतन टाटा जी कामयाबी और हौसले की मिसाल बनकर रहे हैं और समाज हेतु 8.29 लाख करोड़ रुपए दान देकर अद्भुत मिसाल कायम की है। मैं उनके परिवार के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अब हम दिवंगत की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। महासचिव जी, आप शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भिजवाएं। अब प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का सदन से परिचय करवाएंगे। प्रश्न संख्या 101, कुमारी रितिका अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ, साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी भी पकड़े नहीं जाते। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साइबर फ्रॉड के मामले जहां 2022 में 12.27 लाख थे, वहीं बढ़कर 2023 में 19.97 लाख हो गए और साइबर फ्रॉड के मामलों में दोष साबित होने की दर महज 3.6% है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या के प्रति गंभीर है। वह तुरंत शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1930 जारी किया गया है। इस तरह के फ्रॉड में गाढ़ी कमाई गंवाने वालों के लिए डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड बनाने का प्रस्ताव है, ताकि पीड़ित ग्राहकों को तुरंत मुआवजा मिल सके तथा डिजिटल पेमेंट विजन 2025 लागू किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी को प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदारी ग्राहक की बजाय बैंक की होगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। प्रश्न कुमारी क्रांति अपना
प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वर्तमान में साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है तथा बहुत सारे मामले दर्ज भी नहीं हो पाते। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूँ कि वर्ष 2023 वर्ष 2024 में साइबर फ्रॉड के नागरिकों को कितनी राशि का नुकसान हुआ है और उनमें से कितनी राशि रिकवर की गई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वित्त वर्ष 2022 में फ्रॉड की राशि 1357 करोड़ रुपए थी तथा वर्ष 2023 में यह 3735 करोड़ रुपए थी, जिसमें से अभी केवल 10% राशि रिकवर हो पाई है। लेकिन सरकार ने 4.5 लाख संदिग्ध बैंक खातों को जब्त किया है, जिसमें जमा राशि लगभग 17,000 करोड़ रुपए थी। इनकी सत्यापन प्रक्रिया की जा रही है, जिसके बाद पीड़ितों को पैसा वापस किया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। प्रश्न संख्या 102 कुमारी दिया अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण से दम घुटा जा रहा है। दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर पहुंच गया, जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में आता है। हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के किसानों की पराली के उचित प्रबंध की व्यवस्था न होने के कारण वह लगातार पराली जला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार इस समस्या का कोई समाधान निकाल रही है या नहीं। धन्यवाद। माननीय पर्यावरण मंत्री जी। कुछ ऐसे हुनरमंद लोग भी हैं इस जमीन पर, कत्ल हमारा हो गया और इल्जाम भी हम ही पर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि सरकार भी इस समस्या से बहुत ही गंभीर है तथा किसानों को जागरूक करने के साथ साथ पराली जलाने के लिए बेलर तथा अन्य उपकरण अनुदान पर उपलब्ध करवाने हेतु राज्यों की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ पराली जलाने वालों पर CAQM एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाया जा रहा है तथा FIR दर्ज भी करवाई जा रही है। व फौरी राहत के लिए ग्रैब चार्ज लागू कर दिया गया है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। प्रश्न संख्या 105 कुमारी वर्षा अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष जी, हर साल लाखों युवा अपनी शिक्षा पूरी करते हैं पर उन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। निजी क्षेत्रों में भी नौकरियां देने की बजाय उनकी छटनी की जा रही है। युवाओं की खुशियां लुट रही है और उनके परिवार की आशाएं धूमिल होती जा रही हैं। सरकार के कानों में तेल डाले बैठी है। प्रधानमंत्री अपनी खुद की पीठ थपथपाते रहते हैं। इस बारे में सरकार क्या कोई ठोस कदम उठाएगी? कृपया सदन को अवगत करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है। वह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहा है। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, चिरागों का कोई अपना मकाम नहीं होता। हमने हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर्म स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2014 में इनकी सरकार में जहां इनकी कर्म स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 350 थी, वहीं हमारे 10 साल के कार्यकाल में यह बढ़कर 1,48,000 हो गई है। 2014 में 1 करोड़ से अधिक पैक्ट दिए गए हैं, जिससे लाखों रोजगार पैदा हुए हैं। पिछले 7 सालों से बेरोजगारी दर में काफी गिरावट देखने को मिली है, जो 6% से घटकर 3.2% ही रह गई है। पिछले 9 सालों में देश में 17.18 करोड़ रोजगार बढ़े हैं। अब विपक्ष थोड़ा भी गणित जानता है तो रोजगारों का हिसाब लगा ले। प्रश्न संख्या 201 माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि यह जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है या EVM के जादू द्वारा।
ईवीएम के जादू द्वारा, क्योंकि मतगणना के समय ईवीएम के कंट्रोल यूनिट की बैटरी 99% थी और 65.70% मतदान होने पर भी ईवीएम की बैटरी 99% तक कैसे चार्ज रह सकती है? कैसे चार्ज रह सकती है ना भाई? उनके चलते हमारी हार हुई, वैसे हम जीत रहे थे। इन पर हमारी मांग है कि अब से चुनाव मतदान ईवीएम की बजाय बैलेट से कराया जाए। इन पर सरकार का क्या कहना है? जवाब दे। संसदीय कार्य मंत्री जी। गालिब का उमर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर आईना साफ करता रहा। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत करवाना चाहती हूँ कि विपक्ष को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए और अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। अब जनता सब समझ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी इनकी याचिका को खारिज कर चुका है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये वापस से बैलगाड़ी वाले युग में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? जब कुछ राज्यों में ईवीएम से इनकी सरकारें बनती है तब ईवीएम को इनमें खोट नजर नहीं आता है। पहले ये अपना घर दुरुस्त करे। एक बार की घटना है, एक डॉक्टर के पास एक मरीज आता है और वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं अपनी उंगलियों को, अपने शरीर को जहाँ जहाँ दबाता हूँ वहाँ मुझे दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब ने टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ किया लेकिन कोई कमी नहीं मिली। बाद में डॉक्टर ने उसकी उंगली को टेस्ट किया तो दर्द वहीं पर था। विपक्ष अपनी हार छुपाने के लिए प्रशासनिक तंत्र, ईवीएम आदि सभी में कमियां बता रहा है लेकिन अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं देता, जिसके कारण जनता उसे बार बार नकार रही है। चुनाव आयोग भी नेता प्रतिपक्ष को 642 पेज का जवाब भेजकर एक एक बिंदु को स्पष्ट कर दिया है तथा प्रत्येक चरण में प्रत्याशियों को एजेंडा की भागीदारी रही है। धन्यवाद। संख्या 205 कुमारी आरती अपना प्रश्न रखें। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बाजार में बिक रही मिलावटी खाद्य सामग्री की समस्या की ओर दिलाना चाहती हूँ, जिसके कारण लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां लोगों की जान ले रही हैं। खाने पीने की चीज में 25% तक सैंपल फेल हो रहे हैं। मसालों में भूसा मिलाए जा रहे हैं तथा मिठाइयों में हानिकारक रंग में केमिकल मिलाए जा रहे हैं। सरकार कुंभकर्णी नींद से सो रही है। सरकार कब नींद से जागेगी तथा जनता को मिलावटी खोलों से बचाएगी? त्योहारों पे ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय खाद्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार जनता की भलाई के लिए कटिबद्ध है। खाद्य मिश्रण अधिनियम 1954 को कठोरता से लागू किया जा रहा है। राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSO के तमाम रिक्त पदों को भरने के लिए कहा गया है और अधिक से अधिक सैंपल भरने के लिए कहा गया है। फूड टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि मिलावटखोरों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। सरकार FSSAI के उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें कोई दुकानदार खाद्य पदार्थों में यदि मिलावट करता पकड़ा जाए तो उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा हो सकती है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी। प्रश्न संख्या 207 कुमारी श्रुति अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, सड़कों पर किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गेहूं बिजाई का समय है लेकिन किसान DAP खाद के लिए धक्के खा रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही वे लाइन में लग जाते हैं। एक तरफ तो सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात कर रही है लेकिन समय पर खाद न मिलने से गेहूं बिजाई में देरी हो रही है और उत्पादन घटेगा जिससे किसानों को घाटा होगा जो पहले से ही कर्जदार हैं। इस बारे में सरकार DAP खाद की कमी से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लाल सागर संकट के कारण DAP का आयात प्रभावित हुआ है, जिसके कारण जहाजों को केप ऑफ गुड होप के माध्यम से 6500 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करनी पड़ती है। हर साल लगभग 100 लाख मीट्रिक टन DAP की खपत होती है, जिसका अधिकांश हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। 2019 से 20 में हमने 48.70 लाख मीट्रिक टन DAP आयात किया था, जबकि 2023 से 24 में 55.67 लाख मीट्रिक टन आयात किया गया है।
इस प्रकार डीएपी खाद की कोई भी कमी हमारे देश में नहीं है। कई भू राजनीतिक कारकों के कारण कुछ देरी अवश्य हुई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल आरंभ होता है। कुमारी गौरी अपना प्रश्न रखें। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अध्यक्ष महोदय जी, ये केवल पुस्तकों में ही सिमट कर रह गया है। महिलाओं की सुरक्षा लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश, संविधान और हमारा कानून उन्हें निर्भया जैसे वातावरण उपलब्ध कराने में असक्षम साबित हुए हैं, जिसके कारण निर्भया जैसे कांड लगातार घटित होते जा रहे हैं। हर साल 35,320 बलात्कार की घटनाएं पंजीकृत होती है। भारत में हर 15 मिनट में एक बलात्कार की घटना पंजीकृत होती है, लेकिन केवल 30% मामलों में ही पीड़ितों को न्याय मिल पाता है। सरकार इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय कानून मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 390.90 करोड़ का निभाया फंड स्थापित किया गया, जिनमें राज्य की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, लेकिन राज्य इस फंड का उपयोग करने में फुसड्डी साबित हुए। महिलाओं के लिए 24 घंटे आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर की स्थापना की गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु महिलाओं को यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लागू किया गया है। पीड़ितों को शीघ्र न्याय प्राप्त हेतु फर्स्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु आत्मरक्षा नेतृत्व कौशल आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा कठोर दंड अधिरोपित के लिए डोडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 अधिनियम किया गया है, जिनमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को भी लागू किया जा रहा है, जो घरों के भीतर महिलाओं को अत्याचार से बचाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। कुमारी साइना अपना प्रश्न रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब प्राप्त होगी? 53.6% छात्र दूसरी कक्षा की पुस्तक नहीं पढ़ पाते, 46.6% छात्र 2 अंकों की जोड़ घटा नहीं कर पाते, 75% छात्र गुणा नहीं कर पाते। विद्यालयों में मूलभूत ढांचे तक का अभाव है। लगभग 6 लाख कमरों की कमी है। लाखों शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा में 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक का प्रावधान है। लाखों शिक्षक के पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के क्या क्या उपाय कर रही है? सदन को अवगत कराए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि सरकार भी इस समस्या से बहुत गंभीर है तथा सभी को शिक्षा प्रदान कराने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 पारित किया गया है, जिसमें प्राइवेट विद्यालयों में भी गरीब बच्चों के लिए 134 धारा के तहत 25% सीटें आरक्षित की गई है तथा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका समृद्धि योजना चलाई जा रही है, जिसमें बालिकाओं की मां को 500 रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। SSA प्रारंभ होने के बाद से 2.23 लाख नए कमरों का निर्माण किया गया है। विद्यालयों में 4.17 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। 12,079 PM श्री स्कूल बनाए गए हैं, जिसमें CBSE बोर्ड की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। 2,28,000 शिक्षकों को भर्ती किया गया है। अतः मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि विपक्ष द्वारा लगाया गया आरोप बेहद गलत है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए रुचि कुमारी अपना प्रश्न रखें। अध्यक्ष जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। पूर्व PM शेख हसीना के पद छोड़कर भारत आने के बाद यूनिसी सरकार अल्पसंख्यकों
खासकर हिंदुओं पर षड्यंत्रपूर्ण संहार कर रही है। सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बाद उनके शिष्य पुजारी आदिनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट की जा रही है। हिंदुओं के घरों में 100 से अधिक हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई, जिससे डरकर 200 हिंदू पलायन कर गए हैं। सरकार ने बांग्लादेश के हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है और हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वे बेचारे कहाँ शिकायत करें जब बांग्लादेश की सरकार ही उनका उत्पीड़न कर रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, तू भी दोषी, मैं भी दोषी, सारा आलम दोषी है। सबसे ज्यादा दोषी तो मदहोश भरी खामोशी है। सरकार इस पर जवाब दे। माननीय विदेश मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदया जी, भारत सरकार इस मुद्दे का हल निकालने के लिए बांग्लादेश सरकार के निरंतर संपर्क में है। भारत के विदेश सचिव ने बांग्लादेश की यात्रा की है। वे अपने समकक्ष से मिले हैं तथा भारत सरकार ने बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर अपनी चिंताओं से अवगत करवाया है तथा स्वामी चिन्मय प्रभु और उनके शिष्य की गिरफ्तारी पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। भारत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से कूटनीतिक तरीकों से निपटेगा। बांग्लादेश की सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि सभी अल्पसंख्यकों की जान माल की सुरक्षा की जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। श्री जतिन कुमार अपना प्रश्न रखें। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या किसानों को यूरिया खाद के लिए भी उसी तरह से भटकना पड़ेगा जिस तरह से उन्हें डीएपी खाद के लिए भटकना पड़ रहा है? इस बारे में सदन को असल स्थिति से अवगत कराएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत को सालाना करीब 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है। अब सरकार नैनो लिक्विड यूरिया खाद को बढ़ा देने का प्रयास कर रही है और हमारी यूरिया खाद उत्पादन की क्षमता 310 लाख टन हो गई है। 5वीं सेंटर के चालू होने के बाद यह क्षमता 325 लाख टन पहुंच जाएगी। 20 से 25 लाख टन पारंपरिक यूरिया को नैनो तरल यूरिया के इस्तेमाल से बदलने का लक्ष्य है और 2025 के अंत तक यूरिया के लिए देश की आयात पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप विशेषाधिकार हनन नोटिस। अध्यक्ष महोदय जी, मैं पिछले सोमवार को जिले उपायुक्त के कार्यकाल में अपने संसद क्षेत्र के एक कार्य संबंधित जानकारी लेने गई। उपायुक्त ने मुझे काफी देर तक बैठाए रखा। इसके बाद भी जब मुझे अंदर बुलाया गया तभी भी उन्होंने खड़ा रहना उचित नहीं समझा। फिर बहुत ही गलत ही व्यवहार किया। ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कहा, जबकि प्रोटोकॉल का उपयोग संसद से काफी नीचे था, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करना भी उचित नहीं समझा, जबकि प्रोटोकॉल के 21वें नंबर पर आता है। राज्य का स्विच 23वें नंबर पर आता है। यह एक संसद सदस्य का विशेष अनंत है। अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप दोषी अधिकारों को विरुद्ध सरकार के कठोर कार्यवाही का निर्देश दें ताकि सदस्यों की गर्मिता को बरकरार रखा जा सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जिम्मेदार जिला अधिकारी द्वारा सांसद के साथ किए गए इस प्रकार के व्यवहार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के व्यवहार से सदन में सांसद की गरिमा को चोट पहुंचती है। मैं उनके साथ हुए इस व्यवहार से स्वयं आहत हूँ तथा मेरे सांसद साथी द्वारा रखे गए विशेष अधिकार हनन संबंधित प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विशेषाधिकार हनन समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाएगी। सदन के पटल पर रखे जाने वाले
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से CAG की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023 से 24 की एक प्रति सदन पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2024 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। श्री जतिन कुमार। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपको स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। अब माननीय विपक्ष नेता सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव रखेंगे। लोगों की जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में, किन लोगों की जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में, और तुम लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अध्यक्ष जी, इन दिनों देश के सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाई जा रही है, जिसका परिणाम है संभल में 19 नवंबर से ही मौतें हो रही है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जब वहां पर एक बार एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे हो चुका था, तो दोबारा सर्वे की क्यों जरूरत थी, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और पुलिस ने लोगों को घर से निकाल कर पीटा। बहुत से निर्दोष लोगों की घायल हो गए और बहुत निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां हुई। बहुत सी महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार देश को आगे बढ़ाना चाहती है या फिर गड़े मुर्दों को उखाड़कर वो संप्रदाय को लड़ाकर वोट बैंक को पक्का कराना चाहती है। जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक संस्थान पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इस मामले में सरकार की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। सरकार किसी भी पक्ष को न्यायालय की शरण लेने से नहीं रोक सकती। जिला न्यायालय पर महज रीति राजनीति याचिका पर सर्वेक्षण आदेश दिया पहले भी सर्वेक्षण का कार्य कम रोशनी के कारण नहीं किया जा सका। इसके साथ साथ मैं सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि सभी पार्टियों को नोटिस जारी किया गया, वह रिसीव करवाए गए तथा सर्वेक्षण के समय सभी पक्षों को प्रतिनिधि मौजूद, लेकिन हजारों भीड़ ने सहायता और सुरक्षा के लिए आई पुलिस पर हमला कर दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उग्र भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी। गोलियां 312 बोर की बंदूकों से चलाई गई। अवैध हथियार होता है। इसके साथ साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में उन स्थानों पर लागू नहीं होता जो ASI के द्वारा संरक्षित है और भारत की यह भारत ASI के अंडर में तथा न्यायालय में ASI द्वारा दिया गया है कि उसके अधिकारों को बिल्डिंग में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। विपक्ष जो लगातार संविधान बचाओ की लड़ाई लगाता रहता है, क्या न्यायालय का निर्णय संविधान के अंतर्गत नहीं है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अब सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष महोदय करेंगे। धन्यवाद। माननीय सभासदों, अब विधायी कार्य आरंभ करेंगे। आवास मंत्री सदन में विधेयक का पुरस्थापन करेंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, देश की करोड़ों जनता को छत नसीब नहीं है और लाखों लोगों को खुले में सोना पड़ता है। उन सभी को आवास उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति संबंधित विधेयक सदन में पुरस्थापन के लिए
प्रस्तुत करने के लिए अनुमति चाहती हूँ। तो अब प्रश्न यह है कि माननीय आवास मंत्री को सदन में राष्ट्रीय आवास नीति से संबंधित विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाए या नहीं। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो यस कहे। जो सदस्य इसके विपक्ष में हैं वो नो कहे। सभासदों, इस विधेयक को पेश करने के लिए हाँ कहने वालों का बहुमत है, अतः मंत्री जी को विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाती है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जी विधेयक की प्रतियां सभी सांसदों को उपलब्ध करवाएं। आवास एवं शहरी मंत्रालय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, आवास की अवधारणा व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों को परिभाषित करती है। अपने जीवन में हर किसी को रोटी, कपड़ा, मकान व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती है। महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि आवास उपलब्ध न होने पर मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज के विभिन्न वर्गों को विशेष रूप से गरीब दलितों की आवश्यकताओं पूर्ति हेतु राष्ट्रीय आवास अधिनियम 2024 सदन के समक्ष प्रस्तुत है। धन्यवाद। सभासदों, अब राष्ट्रीय आवास अधिनियम 2024 के द्वितीय वाचन की बहस आरंभ होती है। प्रधानमंत्री इस संदर्भ में अपना वक्तव्य दें। माननीय अध्यक्ष जी, देश में आवास की समस्या से निपटने के लिए जो विधेयक सदन में लाया गया है, यह भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यदि समाज की आवास की समस्या मिट जाएगी तो लोगों ने केवल बेहतर ढंग से जीवन जी पाएंगे, बल्कि स्वयं के विकास के साथ साथ देश के विकास में भी योगदान देंगे। इस संदर्भ में सरकार का यह मानना है कि सभी वर्गों के सिर पर छत होनी चाहिए। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल लोगों के लिए 1,18,00,000 आवास की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 1,15,00,000 आवासों को निर्माण किया गया है। सरकार सर्वे करवाकर शेष आवास चाहने वालों की उचित कीमत तथा किस्तों पर मामूली ब्याज दर 4% पर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस प्रकार सभी के लिए आवास का हम सभी का सपना पूरा होगा। इसलिए इन विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह विधेयक कानून का रूप धारण करके देश की जनता के आवास की समस्या से निजात दिलाने में सफल होगा। माननीय नेता विपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय आवास नीति विधेयक 2024 शाब्दिक रूप से बड़ा ही मनमोहक लगता है, जिसकी हम कद्र करते हैं, परंतु वास्तविकता में कपोल कल्पना ही लगता है। पहले लाए गए प्रधानमंत्री आवासीय योजना में भी सबको अपना घर का सपना साकार क्यों नहीं हो सका। विधेयक को पढ़ने से ऐसा लगता है यह वास्तव में घर पर छत की बजाय सबके हाथ में झुंझुना अधिक लगता है। दिल्ली की गर्मी में जान जोखिम में डालकर रात को डिवाइडर पर सोने से इनकी योजनाओं की पोल खुल जाती है, जिससे कई लोगों की जाने गई है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय आवास मंत्री जी। अध्यक्ष जी, देश में आवास की समस्या मिटाए बगैर देश को विकसित नहीं बनाया जा सकता। भले ही नेता प्रतिपक्ष इसे दिल्ली की घटना से जोड़कर देख रहा है, किंतु इसके कारणों पर गंभीर चर्चा की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्रीय आवास नीति 2024 एक ऐसे दौर पर लाया जा रहा है जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था मानी जाती है। सरकार इसे विधेयक के माध्यम से कानून बनाना चाहती है, जो देश की मौजूदा आवास की समस्या को दूर करने में मदद करेगा।
धन्यवाद अध्यक्ष। प्रतिपक्ष से सम्मानित सदस्य सपना इस विधेयक पर अपना विचार रखें। स्पीकर सर, सरकार द्वारा जो भी प्रस्ताव सामने रखे जा रहे हैं वो ईमानदारी से समस्या का समाधान नहीं चाहते, बल्कि ये केवल दिखावा करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि इस विधेयक में आवास को अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। यदि सरकार की मानसा ठीक है तो आवास को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया जाना चाहिए, या फिर लोगों को रोजगार प्रदान करके उनकी आय बढ़ानी चाहिए ताकि वे आवास की समस्या का समाधान स्वयं कर सके। जमीनों की कीमतें आसमान छू रही है, वही निर्माण की सामग्रियों की कीमतें लोगों की पहुंच से बाहर जा रही है। सरकार की योजना के दायरे में नहीं आते, वे भी अपना घरौंदा बना सके। मैं इस विधेयक के विरोध में हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष। अब दिव्या जी इस विधेयक पर अपना विचार रखें। सांसद पर स्पीकर अध्यक्ष जी, भारत में 23.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आबादी 25.7% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। वहीं शहरी इलाकों में 13.7% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। गरीब देशों की लिस्ट में भारत 46वें नंबर पर आता है। अध्यक्ष महोदय जी, भारत एक विकासशील देश है। यदि हम चाहते हैं कि सभी को आवास मिले तो जितने बजट की आवश्यकता है सरकार उसका प्रबंध करने की स्थिति में भी नहीं है। अतः मेरा सरकार से यही निवेदन है कि भाई सारा बजट केवल आवास पर ही खर्च हो जाएगा तो स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर खर्च करने के लिए बजट का प्रावधान कहाँ से होगा। यह एक अच्छा विधेयक है, लेकिन सरकार व्यावहारिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए इस विधेयक को पारित करे। मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। वाचन की बहस समाप्त होती है तथा तीसरे वाचन की कार्यवाही शुरू होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दें। माननीय 2024 जो भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक सबसे बड़ा एकल व्यय अधिनियम है, उसे विपक्षी सांसदों द्वारा झुंझुना कहना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। मैं सदन को विश्वास दिलाती हूँ कि इस अधिनियम के कानून बन जाने पर देश में आवास की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकेगा और रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और देश के विकास को भी गति मिलेगी। विधेयक का समर्थन करने वाली सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ वह प्रतिपक्ष सकारात्मक सुझाव को मान लिया गया है। स्वीकार सरकार आने वाली पार्टियों को एक बेहतर सुरक्षित माहौल देकर विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करना चाहती हूँ। इसलिए सरकार में वर्तमान विधेयक पारित करने का संकल्प किया है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सभासदों, विपक्ष के सकारात्मक सुझाव मान लिए गए हैं। अब विधेयक पर मतदान आरंभ होता है। जो इसके पक्ष में है वो यस कहे, जो इसके विपक्ष में है वो नो कहे। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। हाँ कहने वालों का बहुमत है। यह विधेयक बहुमत से सदन में पारित किया जाता है। महासचिव जी इस विधेयक को ऊपरी सदन में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दें। जी सर। अब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।